हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स से कितने तरह के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं और उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का अप्रोच सीखेंगे हम। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होता कि ये कितना इंपॉर्टेंट है तब तक ना वो मोटिवेशन नहीं आती है उस चैप्टर के ढेर सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के। तो चलो बात करते हैं वेटेज की। तो अगर मैं बात करूं बोर्ड एग्जाम की, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आप इस चैप्टर से 1 से 3 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। कई बार क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन आता है बट वो 5 मार्क्स का होता है, 5 मार्कर होता है। कई बार 1 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन में ये आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। सो कुल मिला के बोर्ड की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो इस लेसन को इग्नोर तो डेफिनेटली नहीं कर सकते हो। अब आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ। अगर हम नीट या जेई की बात करें तो वहां पर भी आप इस लेसन से एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपको पता ही होगा कि इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन सही होना या गलत होना आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन डिसाइड कर देता है। सो कुल मिला के कहानी कुछ यूं है कि भैया इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को जो है ना हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और इसलिए भी क्योंकि आगे के काफी सारे लेसन्स जो है ना वो इसी लेसन पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलो शुरू करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं इस लेसन से। तो बेसिकली मैंने इसे कैटेगराइज कर दिया है 4 टाइप्स में। तो टाइप 1 न्यूमेरिकल्स जो है दे आर बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा था हमारे वन शॉट वीडियो में। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ? अगर हमारे पास 2 चार्जेस दिए हुए हैं, ठीक है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, अगर वो चार्जेस ऑपोजिट है वो रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, अगर वो चार्जेस सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 Q2, अगर Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, एंड इट विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर दोनों चार्ज के बीच में r डिस्टेंस है तो ये जो फोर्स है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कुल मिला के मैथमेटिकली हम कूलम्ब्स लॉ को क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², जहां पर K मेरा कांस्टेंट है जिसे हम लिख सकते हैं 1/4πε0, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो तैयार हो क्या कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? चलो देखें कितने तरह के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं इससे। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। तो क्वेश्चन कहता है 3 चार्जेस ईच Q आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से। अब फ्री हैंड ड्राइंग है तो भाई बहुत ज्यादा एकदम स्ट्रेट नहीं बन रही है। ठीक है, सो लेट अस सपोज दिस इज ABC विच इज माय इक्विलैटरल ट्रायंगल, बोले तो जिनके तीनों साइड्स बराबर है, तीनों एंगल्स बराबर है, और इन तीनों वर्टिसेस पे कितना चार्ज रखा हुआ है? +Q और +Q। ठीक है, अ फोर्थ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, मतलब यहां पर एक चार्ज q को हमने रख दिया है। द रेशियो Q/Q सो एज टू मेक द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन कह रहा है सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब है जो फोर्स एक्टिंग है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑफ दीज चार्जेस विल बी इक्वल टू 0, मतलब नेट फोर्स उसका 0 होगा हर पॉइंट पर। ठीक है, नेट फोर्स 0 कब होगा? जब ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को, सारे के सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, इतना सबको पता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे? अब हम पिक कर लेते हैं किसी भी एक पॉइंट को। लेट अस सपोज हमने चुना पॉइंट C को। ठीक है, हम क्या करेंगे? इस पॉइंट C पर जो +Q चार्ज है, इस +Q चार्ज पर जो नेट फोर्स है उसको निकालेंगे। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स किसके किसके वजह से होगा? एक तो इस +Q की वजह से होगा, दूसरा इस वाले +Q की वजह से होगा,
है ना। और तीसरा इस वाले स्मॉल क्यू की वजह से होगा। इन तीनों की वजह से इस पॉइंट पर फोर्स होगा, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, ठीक है ना, वो भी तो देखना पड़ेगा। सो लेट अस सपोज अगर हम इस पॉइंट ए की बात करें, अब देखो ए में भी प्लस क्यू है, इसमें भी प्लस क्यू है, सो दोनों प्लस प्लस चार्जेस हैं, तो भैया इसका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरफ होगा। लेट अस सपोज हम उस फोर्स को एफ कहते हैं, ठीक है। मतलब ये फोर्स किसकी वजह से है, ड्यू टू ए, ड्यू टू प्लस क्यू एट ए। उसी तरह ये जो प्लस क्यू है बी पर, इसकी वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ भी प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम ही होगा, राइट। क्योंकि फोर्स क्या होता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। तो Q1 Q2 सब कैपिटल Q ही है, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। सो ये भी F है, ये भी F है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ओके, अमेजिंग। अब इन दोनों F का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, मतलब जो नेट इन दोनों के वजह से जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, वो किधर एक्ट करेगा, ना तो इधर ना तो इधर, इनका वेक्टर सम किधर होगा, कहीं इधर होगा, ठीक है। पहले लॉजिकली समझो, फिर कैलकुलेशन तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स इधर एक्ट करेगा, इधर बोले तो ये कितना, मतलब कौन सा वाला डायरेक्शन है। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, थीटा बोले तो कितना होगा, ये पूरा 60 डिग्री है, राइट, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो पूरा 60 डिग्री है। तो देखो ये इसी का आधा है ना। तो मतलब ये जो एंगल है दिस इज 30 डिग्री, ये जो एंगल है दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर F है तो ये क्या हो जाएगा, F cos 30 डिग्री। उसी तरह अगर ये F है तो ये हो जाएगा F cos 30 डिग्री। सो बेसिकली यहाँ पर 2 F cos 30 डिग्री हो रहा है, सो दिस इज टोटल 2 F cos 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब है ये पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो प्लस क्यू चार्जेस हैं, इन दोनों की वजह से इस वाले पॉइंट सी पर नेट फोर्स एक्ट कर रहा है 2F cos 30 डिग्री इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब बारी है इस स्मॉल क्यू की। तो इसका मतलब स्मॉल क्यू की वजह से जो फोर्स है उसे एक्ट करना पड़ेगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट आप पूछोगे कि मैम ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो नेट फोर्स ऑन पॉइंट सी शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर इन दोनों की ए और बी के वजह से अगर फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, तो छोटे वाले पॉइंट की वजह से, मतलब ये स्मॉल क्यू की वजह से फोर्स को इधर एक्ट करना पड़ेगा। तो जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होंगे तभी तो वो बैलेंस्ड होगा, तभी तो वो इक्विलिब्रियम पे होगा, राइट। और इधर ये एक्ट कब करेगा, जब ये क्यू चार्ज जो है ये नेगेटिव हो, क्योंकि जब ये माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू रहेगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, राइट। तो तब उस केस में फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो लेट अस सपोज कि ये माइनस क्यू है और ये वाला जो फोर्स है दिस फोर्स इज लेट से एफ डैश, ठीक है। यहां तक भी क्लियर है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब निकालते हैं इनकी वैल्यूज, ठीक है। तो 2F cos थीटा ये कितना हो जाएगा, यहां पर हम लगाते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के हिसाब से व्हाट इज F, F will be equal to K Q1 Q2 by R square। तो यहाँ पर Q1 Q2 दोनों क्या है, Q square, Q1 Q2 by R क्या है, A और C के बीच का डिस्टेंस या फिर B और C के बीच का डिस्टेंस। अब चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इनके सारे जो साइड्स हैं वो बराबर लेंथ के हैं। सो लेट अस से दिस इज A, तो दिस इज A स्क्वायर, और cos थीटा क्या है, cos 30 डिग्री, ठीक है। तो मतलब कि पॉइंट्स ए और बी की वजह से तो नेट फोर्स उस पर ये एक्ट करेगा, ये हमने निकाल लिया। अब निकालते हैं कि ये जो बीच का पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ओ कहते हैं। तो लेट अस से ये मेरा पॉइंट ओ है, ठीक है। अब हमें देखना है कि पॉइंट ओ पर जो चार्ज है उसके वजह से कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। पहले उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ सी, क्योंकि ओ सी जो है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट सी, तो हो जाएगा डिवाइडेड बाई ओ सी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि यार इस ओ सी की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के बेसिक्स पे। देखो इसीलिए मैं कहती हूँ कि फिजिक्स इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स में हर स्टेप पर ना आपको मैथ्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये किस तरह के ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की, ठीक है,
ओके अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर ये जो पॉइंट O है, व्हाट इज दिस पॉइंट, मतलब लेट अस सपोज इसको अगर आप ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है, इस लाइन को, तो बेसिकली ये जो लाइन हमने बनाया ये क्या है, इसका मीडियन है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो मीडियन और ऑल्टीट्यूड्स ये सारे ओवरलैप करते हैं, राइट। और ये पॉइंट O क्या है, पॉइंट O वो वाला पॉइंट है जहां पर मीडियंस मीट करते हैं। तो बेसिकली पॉइंट O को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। बचपन में पढ़ी हुई है ये चीजें, राइट। सेंट्रॉइड की खास बात क्या होती है कि ये जो सेंट्रॉइड होता है ये मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1, ठीक है। इसका मतलब ये जो पॉइंट O है ये इस लाइन को लेट्स से AM, ये जो मीडियन है इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। या फिर अगर हम बात करें लेट्स से CN की, लेट्स से दिस पॉइंट इज N, तो ये जो पॉइंट O है वो इस CN को भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो OC लेंथ है, ये जो OC है ये कितना होगा, 2:1 है। तो मतलब ये 2/3 पूरा, मतलब अगर 3 पार्ट है तो OC जो है 2 पार्ट होगा और ON जो है वो 1 पार्ट होगा। तो बेसिकली OC इज 2/3 ऑफ CN। अब CN क्या है, लेंथ ऑफ द मीडियन, ठीक है। ये तो हम सबको बचपन से ही पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है वो कितना होता है, √3/2a, where a is the length of the side of equilateral triangle, ठीक है। और यहाँ पर तो ऑल्टीट्यूड्स, मीडियन सब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। तो बेसिकली OC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 इंटू √3/2a। तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये √3 आ जाएगा। सो OC इज बेसिकली a/√3, ठीक है। आपको शायद लग रहा होगा बहुत डिटेल में जा रहा है, बट अगर मैं डिटेल एकदम बेसिक से नहीं समझाऊंगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ से कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, राइट। तो अब f' की जगह आप ये लिख दो KQ स्मॉल q डिवाइडेड बाई a²/3, क्योंकि a/√3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई a², ठीक है, ये हो जाएगा। अब अभी हम किस चीज की बात कर रहे थे, इक्विलिब्रियम की। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे तभी हो सकता है जब नेट फोर्स ऑन दिस पॉइंट C इज इक्वल टू 0। बेसिकली किसी भी पॉइंट को हम लेंगे तो उसका नेट फोर्स उस पर 0 होना चाहिए। तो यानी कि एट पॉइंट C जितना फोर्स F' है, मतलब जो इस डायरेक्शन में जितना फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू जितना फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो F' शुड बी इक्वल टू 2F cos 30 डिग्री। अब F' की वैल्यू क्या है, 3KQ स्मॉल q बाई a² इज इक्वल टू 2F cos 30 डिग्री कितना है, दैट इज 2KQ² बाई a² cos 30 डिग्री इज √3/2। तो यहाँ से KQ कैंसिल हो गया, KQ कैंसिल हो गया, a² कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल q बाई कैपिटल Q इज इक्वल टू 2 इंटू √3/2 इंटू 1/3। सो 2 कैंसिल हो गया, ये भी यहाँ पे √3 आ जाएगा। सो दिस इज 1/√3। तो यानी कि ये रेशियो कितना हो जाएगा, 1:√3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज B। चलो बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। 3 चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, Q2 -2 माइक्रोकूलम, Q3 3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यार इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स जो है ना ये बड़े पॉपुलर हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ओके तो लेट अस सपोज ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इनके तीनों वर्टिसेस पे Q1, Q2 और Q3 प्लेस्ड है। Q1 कितना है, +1 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है, -2 माइक्रोकूलम और Q3 है +3 माइक्रोकूलम, ठीक है। और इस ट्रायंगल के जो लेंथ है साइड्स के वो है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q1। हमें बताना है कि ये जो चार्ज Q1 है जो इस पॉइंट पर लाई कर रहा है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्स एक तो Q3 की वजह से लगेगा और दूसरा Q2 की वजह से लगेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में लगेगा। अब देखो Q1 जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, Q2 जो है ये नेगेटिव चार्ज है। तो Q1 के ऊपर Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, राइट। तो Q1 जो है ये Q2 की तरफ अट्रैक्टेड होगा। तो यानी कि जो फोर्स लगेगा इसके वजह से लेट अस कॉल दिस फोर्स एज F1, ठीक है। मतलब कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2।
अब बात करते हैं Q3 की। अब देखो Q3 और Q1 दोनों ही पॉजिटिव है, यानी कि ये रिपेल करेंगे, तो Q1 के ऊपर Q3 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इसे इससे दूर लेके जाएगा, यानी कि ये इस डायरेक्शन में लगेगा। एंड लेट अस कॉल दिस फोर्स एज F2। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये F1 और F2 के मैग्नीट्यूड्स लिख लेते हैं एज पर कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ के हिसाब से F1 का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आर का दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 1 मीटर, सो दिस इज 1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, K इंटू Q1 Q2, तो Q1 हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, क्योंकि इसको कूलम में भी तो चेंज करेंगे। उसी तरह Q2 हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 K माइनस 12, 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, राइट। तो इतना हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम F2 का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं एज पर कूलम्स लॉ। तो ये हो जाएगा K Q3 Q1 बाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा K इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 K। ठीक है, अब मुझे निकालना है रिजल्टेंट फोर्स, मतलब F रिजल्टेंट कितना होगा, क्योंकि मुझे तो नेट फोर्स निकालना है, राइट। चाहे रिजल्टेंट कह लो, चाहे नेट फोर्स कह लो, कुछ भी कह लो, तो मुझे नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। हमने क्या पढ़ा था जब हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हो, लेट्स से एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट विल बी रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये सारी चीज़ें हमने वेक्टर्स में सीख रखी हैं। इनफैक्ट जब हम मैथमेटिक्स में वेक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या है, F1 और F2 के बीच का एंगल, यानी कि ये वाला एंगल। अब सवाल ये उठता है कि ये एंगल कितना होगा, तो बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री है। ये जो कि स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा 180 है, तो 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री, तो यानी कि ये वाला एंगल 120 होगा। सो दिस थीटा इज 120 डिग्री। ठीक है, अब चलो कैलकुलेट कर लो। सो ये हो जाएगा रूट ओवर इसका स्क्वायर F1 का स्क्वायर विच इज़ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 इंटू K स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 K स्क्वायर प्लस 2F1 F2 दैट इज 2 2 4 4 3 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 K स्क्वायर, और फिर cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos A प्लस B से भी करके देख सकते हो अगर चाहो तो। सो cos 120 डिग्री विल कम आउट टू बी -1/2। जिन बच्चों को थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री करने में मज़ा आ रहा है या थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप cos 120 को cos 60 प्लस 60 करके निकाल सकते हो। cos A प्लस B इज इक्वल टू cos A cos B माइनस साइन A साइन B, तो cos 60 माइनस साइन 60 कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी -1/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं। तो कुल मिला के जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी F नेट की, नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी 22.38 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन्स। तो बच्चों अब हम आ पहुंचे हैं टाइप 2 न्यूमेरिकल्स इस लेसन का, विच इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये तो सबको पता ही होगा, क्योंकि वन शॉट वीडियो में ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अभी देखना ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल्स किस तरीके के आ सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, मान लो आपके पास एक सिस्टम है चार्ज का जिसमें बहुत सारे चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 अप टू Qn। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे डिफाइन करोगे, ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ QI डिवाइडेड बाई RI स्क्वायर
अब देखो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन होता है, राइट। F इज इक्वल टू क्यू ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो देखो इसका जो फॉर्मूला है ना, ये कूलम्स लॉ का फोर्स का होता था K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसका क्या होता है K Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा है। अच्छा, अब लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स को देखते हो तो वहां पर कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वहां पर ना इतने डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स कम आते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में स्पेशली आपको कभी दिया हुआ रहेगा एक इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, पूछा जाएगा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो इस पॉइंट पे उस पॉइंट पे, ठीक है। कभी दिया हुआ रहेगा एक सर्कुलर कॉइल और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी अलग अलग पॉइंट्स पे। कभी दिया हुआ रहेगा एक सेमी सर्कुलर रिंग, कभी कभी तो बड़ी अजीबोगरीब डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि इन सब का कॉम्बिनेशन हो, जिसमें कोई पार्ट सेमी सर्कल जैसा है, कोई पार्ट एक स्ट्रेट कंडक्टर जैसा है एंड सो ऑन। तो इससे पहले कि हम सीधे न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे, पहले तो एक बार ये जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इनका कर लेते हैं क्विक रिकैप, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम बहुत जरूरी है कि फॉर्मूले हो हमारे फिंगर टिप्स पे, राइट। तो चलो करें रिकैप। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग कंडक्टर, तो क्या होगा, जैसे मान लो ये हमारा लॉन्ग कंडक्टर है और अगर मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है सच दैट ये जो पॉइंट P है ये R डिस्टेंस पे है फ्रॉम दिस कंडक्टर, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू K लैम्डा बाई R इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब आप बोलोगे कि ये साइन फाई 1 और फाई 2 क्या है, सो ये बेसिकली है द एंगल्स विच इट मेक्स विथ द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो ये जो कंडक्टर के एंड्स है इनके साथ ये जो एंगल्स बनाता है दे आर फाई 1 फाई 2। ठीक है, अब अगर मान लो कोई इसका कोई एक लेट्स से हम एक स्पेशल केस की बात करते हैं, ठीक है। सो लेट अस सपोज मैंने बोला कि यार ये जो कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है। इसका मतलब है कि ऐसे केस में ये जो ब्लू लाइन है ये एकदम ऊपर तक जाती जा रही है, नीचे तक भी जाती जा रही है। तो ऐसे केस में फाई 1 और फाई 2 इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, राइट। क्योंकि ये तो पूरा आगे तक जा रहा है, तो ये जो एंगल है ये एंगल यूं 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 बढ़ते बढ़ते बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। सो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2K लैम्डा बाई R। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सर्कुलर कॉइल की, तो सर्कुलर कॉइल में भी मान लो मुझे इस पॉइंट P पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सच दैट ये जो पॉइंट P है ये x डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो इस केस में जो इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू KQX डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, जहां पर R क्या है, इस कॉइल का रेडियस है, और x क्या है, ये पॉइंट P का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो अगर ये दो चीजें R और X अगर हमें पता है और अगर हमें इस कॉइल के ऊपर कितना चार्ज है वो पता है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यही मान लो अगर मैं पूछूं, इसका भी अगर मैं एक स्पेशल केस लूं कि मैंने बोला कि मुझे जानना है कि सेंटर पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो भैया सेंटर पे जो है, सेंटर पे मतलब ये पॉइंट P जो है ये पॉइंट O पर ही है, इसका मतलब सेंटर पे है, मतलब x की वैल्यू 0 है। यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 डाल दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0। उसी तरीके से अगर तुम्हें इसके सरफेस पर निकालना है तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी कैपिटल R, तो वो डाल दोगे तो आपको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड तरह तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो चलो बच्चों देखें प्रॉब्लम नंबर 3 जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पर। अब पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू -8 नैनो कूलम्ब। नैनो कूलम्ब बोले तो कितना हुआ ये, -8 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम्ब इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। तो देखो ये मेरा ओरिजिन वाला पॉइंट है, तो मैंने ग्राफ का x एक्सिस y एक्सिस बना रखा है एंड दिस इज ओरिजिन। ठीक है, find the electric field vector at the point x is equal to 1.2 मीटर, y is equal to -1.6 मीटर, मतलब y का नेगेटिव एक्सिस में एंड x का पॉजिटिव एक्सिस में। तो कुल मिला के इस वाले पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, अभी अभी इन जनरल हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बारे में। सो दिस इज इक्वल टू 1/4πε0, या फिर जिसे आप कांस्टेंट k भी कह सकते हो, summation of QI by RI स्क्वायर
इंटू आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, मतलब कि इन जनरल अगर थोड़े और सिंपल शब्दों में मैं लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आर का यूनिट वेक्टर भी आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है आर यानी कि पोजीशन वेक्टर। अब जिस पॉइंट पर निकालना है वो पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यहाँ पर एक्स क्या है 1.2 आई कैप और वाई है -1.6 जे कैप, तो ये आर है। ठीक है, बट मुझे ज़रूरत किसकी है, मुझे इस आर वेक्टर से कुछ मिलने वाला नहीं है, मुझे चाहिए आर का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये सारी बेसिक बातें तो हमने वेक्टर्स में पढ़ रखी है। इनफैक्ट अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वेक्टर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि वेक्टर्स जो है हर जगह काम आता है। तो जिन बच्चों ने वेक्टर्स वाला वीडियो नहीं देखा है आप जा करके देख सकते हो, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब वेक्टर्स लर्नो हब। और यहाँ पर नीचे क्या लिख देंगे हम, रूट ओवर आर का मॉड, मतलब बेसिकली आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ओवर 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर और 1.6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा 1/2, नीचे वाला कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1.2 आई कैप माइनस 1.6 जे कैप। ठीक है, अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू दी हुई है -8 नैनो कूलम, दैट इज -8 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आर का जो मैग्नीट्यूड है, आर का मैग्नीट्यूड कितना है, आर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 2, यहाँ डिनोमिनेटर को कैलकुलेट किया था तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर दैट इज 1/2 इंटू 1.2 आई कैप माइनस 1.6 जे कैप। ठीक है, तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी -10.8 आई कैप प्लस 14.4 जे कैप। कैलकुलेशन बच्चों हमेशा जैसे कि मैं कहती हूँ आप खुद से करके देखो। इनफैक्ट स्पेशली जब आप ये न्यूमेरिकल्स वीडियो मेरे देखने आते हो, पेन पेपर के साथ बैठो और मेरे साथ साथ सॉल्व करो, तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यानी कि मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, -10.8 आई कैप प्लस 14.4 जे कैप। तो बच्चों अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। 2 सेमी सर्कुलर रिंग्स लाइंग इन सेम प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हैव रेडियस r एंड 2r। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 सेमी सर्कुलर रिंग है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसका रेडियस है 2r और इस वाले रिंग का रेडियस है r। ये 2 रिंग दिख रही हैं। दे आर जॉइंड यूजिंग 2 स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड लेंथ r। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 वायर्स हैं, देखो एक ये वाला स्ट्रेट वायर, एक ये वाला स्ट्रेट वायर, जिनकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है और इनका लेंथ है r, मतलब ये वाला लेंथ r है, ये वाला लेंथ भी r है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट कॉमन सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग्स, यानी कि इस वाले सेंटर पे, ये जो कॉमन सेंटर है, इस सेंटर पे जो नेट मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी। तो यहाँ का इस वाले पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके किसके वजह से होगा, एक तो इस बड़े वाले सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से, छोटे वाले सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से और इन दोनों लाइंस की वजह से। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। अब देखो अगर हम इस वाले इन दोनों लाइंस की बात करें, ठीक है, इसे ना एक डॉटेड लाइन से जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, अब मान लो मैं इस वाले पार्ट की वजह से बात करती हूँ, सिर्फ इस पार्ट की वजह से। तो इस पार्ट की वजह से लेट्स से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा, लेट्स से वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, उसी तरह से इस वाले पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। चूंकि इन दोनों पार्ट्स का जो लेंथ है वो सेम है, दोनों पार्ट्स का लेंथ है r, दोनों पार्ट का चार्ज डेंसिटी सेम है, तो बेसिकली इस वाले पॉइंट पे इन दोनों पार्ट्स के वजह से इक्वल एंड ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा। सो नेट नेट इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो दे विल कैंसल आउट। ठीक है, तो ड्यू टू स्ट्रेट वायर्स, तो जो 2 स्ट्रेट वायर्स हैं, ड्यू टू 2 स्ट्रेट वायर्स
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 0, क्योंकि दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब बचा क्या, अब बचा सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये कैसे निकालते हैं हम। तो बच्चों यहाँ पर हम फटाफट से एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, क्योंकि ये आपको ना कुछ दूसरे पैटर्न के न्यूमेरिकल्स में भी काम आ सकता है। ठीक है, तो लेट अस क्विकली डिस्कस इट हियर कि अगर आपके पास कभी भी एक इस तरह का सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, एंड लेट्स से इसमें इस तरीके से चार्ज है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है दैट रेडियस इज कैपिटल आर। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सेमी सर्कुलर रिंग, तो आप कैसे निकालते हो। तो इसके लिए ना हमारे पास एक हैंडी फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला कहता है कि E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर, जहां पर k तो अपना वही कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी है, और r है रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग। लेकिन मैं थोड़ा सा इसका लॉजिक बता देती हूँ। ठीक है, जब अगर इस फॉर्मूले को लेट से हमको डिराइव करना होता, जो कि अभी हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बट अगर हम डिराइव करते तो कैसे करते, इधर एक छोटा सा एलिमेंट लेते, लेट से डीएल की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होता डीई इस डायरेक्शन में। अब जैसे यहाँ पर मैंने छोटा सा एक डीएल लिया, अगर रिंग के इस वाले साइड पे एक छोटा सा एलिमेंट डीएल लेते हैं हम, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो बेसिकली इस साइड ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला जो पार्ट है, इसके वजह से जो डीईज हैं वो इस साइड होंगे, इधर वाला जो पार्ट है इसके वजह से जो डीईज हैं वो इस साइड होंगे, करेक्ट। सो नेट जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, जैसे ये डीई है, अगर ये थीटा है तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा, राइट। सो कुल मिला के जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, अब इसी को मान लो अगर मैं एक इस तरह के सर्कुलर रिंग पे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो लेट अस सपोज एक इस तरीके का रिंग है जिसके इस तरफ प्लस चार्जेस हैं एंड लेट से इस साइड जो है माइनस चार्जेस है। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो इस वाले पार्ट की वजह से, ये जो प्लस वाला साइड है इसके वजह से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। अब जो माइनस वाला पार्ट है, चूंकि ये माइनस है तो इनके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, तो बेसिकली माइनस वाले पार्ट के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। सो नेट मेरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, बट चूंकि यहाँ पर आधा नहीं पूरा रिंग है, राइट। सो इस केस में जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 4k लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स इनके ऊपर बेस्ड पूछे जाते हैं। तो चलो अब वापस चलते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग, यानी कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला काम आने वाला है। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो बड़ा वाला रिंग है, ठीक है, और जो छोटा वाला रिंग है, लेट अस सपोज जो छोटा वाला सेमी सर्कुलर रिंग है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, राइट। तो लेट्स से उसकी तरफ, उसकी वजह से जो छोटा वाला रिंग है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, एंड लेट्स से दैट इज E1। ठीक उसी तरीके से जो बड़ा वाला रिंग है इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है, वो इस तरफ है, एंड लेट अस से दैट इज E2। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, दोनों की वैल्यूज बराबर नहीं है, राइट, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है, तो इसलिए दोनों की वैल्यूज बराबर नहीं है, तो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस। अब आप मुझे बताओ E1 और E2 में से बड़ा कौन होगा। अब देखो E क्या होता है, 2k लैम्डा बाई आर, यानी कि E जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका रेडियस कम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, राइट। तो यानी कि छोटा वाला जो रिंग है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, E नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ठीक है, E1 क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर, E2 हो जाएगा 2k लैम्डा बाई 2r। तो ये निकल के आ जाता है k लैम्डा बाई आर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, ऑप्शन डी। सो देखो सॉल्यूशन इतना लेंदी नहीं था, जस्ट दैट यू शुड नो द राइट कॉन्सेप्ट टू बी यूज्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 2 पॉइंट चार्जेस QA is 3 microcoulomb, QB is -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum। ठीक है,
तो यहाँ पर एक चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का, यहाँ पर एक चार्ज है -3 माइक्रोकूलम का, ठीक है। लेट अस सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। और इन्हें हमने रखा है कितना डिस्टेंस में, 20 सेंटीमीटर अपार्ट हमने इन्हें रखा हुआ है। What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? अब इसका जो मिड पॉइंट है दिस इज O, ठीक है। तो हमें निकालना है कि इस मिड पॉइंट O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब देखो O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक तो इस A की वजह से होगा, तो A की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो लेट अस सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन O ड्यू टू A, इस डायरेक्शन में। अब दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो O पर होगा वो B की वजह से होगा। अब अगर हम देखें B नेगेटिवली चार्ज है, राइट, तो B की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ ना होके वापस इसी तरफ होगा, राइट। सो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन O ड्यू टू B, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं KQ/R² से, करेक्ट। तो ये हो जाएगा K, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले मैं B की बात कर रही हूँ, सो Q इज -3 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, तो लेट्स पुट इट एज 3 माइक्रोकूलम है, तो उसको 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके कूलम में चेंज कर लेंगे, डिवाइडेड बाई R²। ये मिड पॉइंट है, तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर को 10 × 10⁻⁻² मीटर में चेंज कर लिया, इसका स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। उसी तरह EOA, A की वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। A से भी जो डिस्टेंस है वो भी तो 10 सेंटीमीटर ही होगा, दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब K की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, K की वैल्यू, सो दिस इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ K। K इज 9 × 10⁻9 × 3 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 5.4 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या होगा, साथ दोनों के डायरेक्शन तो OB के अलॉन्ग ही है, सो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी अलॉन्ग OB होगा, ठीक है। तो ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट था। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁻9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज। बोलने का मतलब है कि ये वाला जो सेंटर वाला पॉइंट था O, अगर इस सेंटर वाले पॉइंट O पर हम एक नेगेटिव चार्ज डाल दें, ठीक है। सो नेगेटिव चार्ज बेसिकली कितना है, सो दिस नेगेटिव चार्ज इज -1.5 × 10⁻⁻9 कूलम। अगर हम डाल दें तो वो चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो मतलब मेरा सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो पॉइंट A पे कितना चार्ज है, +3 माइक्रोकूलम, पॉइंट B पे है -3 माइक्रोकूलम, और ये जो दोनों का मिड पॉइंट O है, यहाँ पर एक चार्ज है Q विच इज -1.5 × 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि इस पॉइंट O पर जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी ये जो पॉइंट O पे जो चार्ज है स्मॉल q, ये Q जो है किसके किसके वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक तो पॉइंट A की वजह से करेगा और दूसरा पॉइंट B की वजह से करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही निकालते हैं। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड लेट्स से F1 और F2 से हम डिनोट करते हैं इन दोनों फोर्सेस को। F1 क्या है, ड्यू टू A, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, A की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कूलम का लॉ लगाएंगे, Q1 Q2, तो Q1 इज 3 × 10⁻⁻6 कूलम, Q2 इज 1.5 × 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। Q1 Q2/R², R कितना हो जाएगा, ये दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक। इसी तरीके से F2 जो है दिस इज ड्यू टू B, तो ये कितना हो जाएगा, K × Q1 विच इज 3 × 10⁻6
Q2 is 1.5 into 10 to the power minus 9 divided by R square is 10 into 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन भी आप डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट दैट आपको जो फोर्स मिलेगा दैट नेगेटिव साइन विल शो वेदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, उतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो डायरेक्शन का क्या होगा, इन फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा। अब देखो इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, ये खुद नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यानी कि इसके वजह से जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा वो अट्रैक्टिव होगा, इसकी तरफ ये अट्रैक्ट होगा। करेक्ट, सो ये मेरा F1 का डायरेक्शन हो जाएगा। अगर B की बात करें तो B भी नेगेटिव है, ये खुद भी नेगेटिव है, तो आपस में रिपल्शन होगा, तो B की वजह से जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों F1 और F2 सेम डायरेक्शन में है। सो चूंकि दोनों F1 और F2 का डायरेक्शन इधर है, तो अब मुझे निकालना क्या है, मुझे नेट F निकालना है, राइट। सो नेट फोर्स का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है बेसिकली। तो मैं कैसे निकालूंगी, दोनों को ऐड कर दूंगी, F1 प्लस F2, F1 का मैग्नीट्यूड प्लस F2 का मैग्नीट्यूड, यही करूंगी मैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम ही है, राइट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू के इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डाल देंगे, कैलकुलेट करने पर ये आएगा 8.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। अब डायरेक्शन की बात करो, देखो सारे दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन तो OA की तरफ है, तो ऑब्वियसली नेट फोर्स का डायरेक्शन भी अलोंग OA होगा। तो बच्चा पार्टी, अब बात करने वाले हैं हम न्यूमेरिकल टाइप 3, जो कि बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, सीखा है हमने। कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हो, जैसे कि प्लस क्यू माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d, इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। जहां इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं वहीं पे साथ साथ क्या आ जाता है, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से, और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज q मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द डाइपोल, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दैट इज d। तो p इज इक्वल टू q इंटू d। ठीक है, अब जब न्यूमेरिकल्स के पर्सपेक्टिव से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखते हैं तो यहाँ पर कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अब बताओ इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, राइट। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। एक्सियल पॉइंट मतलब जैसे ये डाइपोल है मेरा, इसी एक्सिस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट P जो कि डाइपोल से x डिस्टेंस पर लोकेटेड है। अब एक छोटी सी बात पता ही होगा आपको कि डाइपोल से हम कोई भी डिस्टेंसेस अगर मेजर करते हैं तो कहाँ से करते हैं, डाइपोल के सेंटर से, एग्जैक्टली। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 2kpx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर x क्या है, पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, a क्या है, हम मान के चल रहे हैं कि इस डाइपोल का जो लेंथ है दैट इज 2a, यानी कि डाइपोल के दोनों अपोजिट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 2a। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हमें निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट बोले तो डाइपोल के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट को हम कहेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, kp डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इन सारे फॉर्मूले की डेरिवेशन जो है वो हमने वन शॉट वीडियो में किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है जाके देख लो। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करेंगे ताकि फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे हो, और फिर हम न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा डाइपोल के बारे में एक और खास बात है कि अगर हम किसी डाइपोल को उठा करके एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं तो क्या होता है, डाइपोल ऐसा है प्लस क्यू माइनस क्यू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे डाल दिया तो दोनों एंड्स पे जो है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है। एज अ रिजल्ट मेरा डाइपोल टॉय घूमने लगता है, एग्जैक्टली। तो डाइपोल पर काम करने लगता है टॉर्क, जिसे हम डिनोट करते हैं टाउ से, और उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P एंड E, यानी कि टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। P क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड।
चलो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6, जो कि हमारा ये जो टाइप 3 है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इसका पहला क्वेश्चन है। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस QA एंड QB, दोनों देखो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, लोकेटेड एट पॉइंट्स A 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर एंड B 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, देखो x और y एक्सिस तो सब 0 0 है, लेकिन z एक्सिस जो है उसी में चेंजेस हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि ये मेरे दो पॉइंट्स हैं A एंड B। ठीक है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 0 0 माइनस 15, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 0 0 प्लस 15। ठीक है, What are the total charge and electric dipole moment of the system? अब A पॉइंट पर कौन सा चार्ज है मेरा, QA है, और B पॉइंट पर कौन सा चार्ज है, QB है। ठीक है, सो दिस इज अ डाइपोल, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली ये डाइपोल है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, QA प्लस QB, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है तो 0। तो डाइपोल के अंदर एनीवेज हमें पता है कि टोटल चार्ज ऑफ अ डाइपोल इज 0। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब बच्चों ये बताओ, डाइपोल मोमेंट जिसे हम P से डिनोट करते हैं, ये हम कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो हमें पता है, इट इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, लेकिन जो डिस्टेंस बिटवीन देम है वो कितना है। देखो इस ग्राफ को अच्छे से देखो, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये मेरा ओरिजिन है राइट, ओरिजिन से इधर 15 इधर 15 राइट, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो बेसिकली D यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, विच इज 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स। तो फिर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, Q दैट इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -2। सो दिस इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमें क्या पता है, डाइपोल जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाता है राइट। तो यानी कि इस डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। तो इस डायरेक्शन को हम कैसे बता सकते हैं, ये कौन सा एक्सिस है मेरा, ये Z एक्सिस है करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा अलोंग पॉजिटिव Z एक्सिस। चलो अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7, और खास बात ये है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है JEE मेंस अप्रैल 2019 में। Shown in the figure is a shell made of a conductor. It has inner radius A and outer radius B. ठीक है, and carries charge Q. तो ये जो मेरा शेल है जो ऐसे जिगजैग से दिया हुआ है, ये जो शेल है इसका इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B है, और इसके ऊपर चार्ज कितना है Q है। एट इट सेंटर इज अ डाइपोल P एज शोन। देखो यहाँ पर सेंटर में एक डाइपोल बनाया हुआ है। तो इन दिस केस मुझे बताना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हो रहा है। तो पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो अंदर ये डाइपोल है, डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है डाइपोल का डायरेक्शन राइट। डाइपोल मतलब एक उसमें नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज जो है वो डाइपोल का डायरेक्शन होता है। तो देखो अगर इधर डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो इनर सरफेस है, जो शेल का इनर सरफेस है, उसके इस साइड ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा राइट। मतलब अगर डाइपोल का पॉजिटिव इधर है तो शेल के अंदर तो ऑपोजिट वाले इसके पास रहेंगे, तो इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, और इधर क्या इंड्यूस करेगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ओके चलो अब देखो ये जो शेल है मेरा, ये शेल क्या है, दिस शेल इज अ कंडक्टर। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये जो चार्ज इसने इंड्यूस किया, ये डाइपोल की वजह से चार्ज सिर्फ इनर सरफेस में इंड्यूस हो रहा है, बाहर वाले सरफेस में इस डाइपोल की वजह से कोई चार्ज इंड्यूस नहीं हो रहा है। तो बाहर वाले सरफेस में क्या चार्ज रहेगा, बहुत बच्चे बोलेंगे जीरो तो नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो शेल है ये शेल कैरी ही कर रहा है प्लस Q चार्ज। तो यानी कि बाहर क्या रहेगा,
पॉजिटिव चार्ज रहेगा, प्लस क्यू की वजह से जो चार्ज है ये प्लस क्यू चार्ज इस तरीके से रहेगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये कहानी सबको समझ में आ गई, राइट। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हमें दो बातें पता चली कि टोटल चार्ज जो है इनर सरफेस की अगर हम बात करें, सो टोटल चार्ज ऑन द इनर सरफेस इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनर सरफेस में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, सो कुल मिला के 0 हो जाएगा। लेकिन वहीं जब टोटल चार्ज हम आउटर सरफेस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू, क्योंकि आउटर सरफेस में डाइपोल की वजह से कोई इंड्यूस चार्ज नहीं है, लेकिन चूंकि उस शेल में ही प्लस क्यू चार्ज है तो वही प्लस क्यू चार्ज उसके आउटर सरफेस में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, यहां तक ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो ये 2 पॉइंट्स तो क्लियर हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल टू Q/2 4πa²। अब देखो इनर सरफेस का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट, उसी को हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब यहाँ यूनिफॉर्म तो यार नहीं है, क्योंकि इसके एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, तो यानी कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज द सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल। बोल रहा है कि जो शेल के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये बताओ शेल के बाहर कोई भी अगर बाहर से इस शेल को देखेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, वो प्लस क्यू की वजह से होगा, करेक्ट। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी ड्यू टू क्यू, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द आउटर सरफेस। तो शेल के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इनर सरफेस के चार्ज का कोई रोल है नहीं, इट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द क्यू, इट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ कैपिटल क्यू विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आउटर सरफेस। इनफैक्ट अगर और प्रिसाइजली हम इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहें तो इट विल बी KQ/r², मतलब शेल के बाहर कोई भी पॉइंट पर विच इज एट अ डिस्टेंस r अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें सो इट विल बी KQ/r²। और इस एक्सप्रेशन को देख के हमें पता चल रहा है कि इट इज एज गुड एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। ये चार्ज ऐसे बाहर यूं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, या फिर अगर एक सिंपल यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज होता है लेट्स से Q, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आपको एट अ डिस्टेंस r निकालना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आता KQ/r²। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन बी है, दिस ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन P। P क्या है, डाइपोल मोमेंट, ये जो डाइपोल है। अब आउटर सरफेस का तो भैया कुछ भी इस डाइपोल पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये शेल मेरा कैसा शेल है, कंडक्टिंग शेल है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शेल इज 0 एवरीवेयर। 0 हर जगह तो नहीं है, क्योंकि देखो इस तरफ जो है इनर सरफेस की अगर बात करें तो इस तरफ नेगेटिव चार्जेस है, इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस है, सो नेट 0 है, बट हर एक पॉइंट पर 0 तो नहीं है, तो इसीलिए ये भी गलत है। ठीक है, सो दिस इज लाइक अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जहां पर इतना कैलकुलेशन नहीं था, बट इट इज मोर अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स, कि अगर आपको पता है कि किस तरह से चार्जेस इंड्यूस होते हैं तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो बच्चा पार्टी, अब हम आप पहुंचे हैं हमारे टाइप 4 न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। गॉस लॉ तो भैया सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, सबको पता ही होगा, है ना। तो चलो शुरू करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने देखा था डिनोट करते हैं फाई से। इसे कैसे मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, E.A, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रेस किया था वन शॉट वीडियो पे कि एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर क्यों, क्योंकि एरिया का जो ओरिएंटेशन है वो भी यहाँ पे मैटर करता है, क्योंकि जो फ्लक्स है दैट इज E.A, दैट इज EA cos थीटा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात फिर से फोकस कर रही हूँ कि ये जो थीटा एंगल होता है ये किसके किसके बीच का एंगल होता है। बहुत से बच्चे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द एरिया। तो अगर मेरे पास एक इस तरीके का डिस्क है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया। ठीक है, तो थीटा जो होता है वो किसके किसके बीच का एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और
एरिया के ऊपर जो नॉर्मल बना हुआ है उसके बीच का एंगल होता है थीटा। ठीक है, ओके। अब देखो गॉस लॉ क्या होता है, पता ही है सबको कि क्लोज्ड सरफेस पे, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड पे। अब गॉस लॉ के हेल्प से हम बहुत ही अलग अलग सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं बाय अज्यूमिंग अ गॉसियन सरफेस। ठीक है, उसी का एक एग्जाम्पल है थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है, अब आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो, उस स्फेरिकल शेल के सेंटर पे, उसके सरफेस पे, उसके बाहर किसी पॉइंट पे, राइट। जैसे कि हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पे हो जाता है 0, उसके सरफेस पे हो जाता है कितना, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पे आर उस स्फेरिकल शेल का रेडियस है। अगर कोई बाहर किसी पॉइंट पर निकालना है तो वो हो जाता है E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। पर स्मॉल आर क्या है, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। अब इनकी डेरिवेशंस भी हमने वन शॉट में कर रखी है। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि लेट्स से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो उसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम गॉस लॉ के हेल्प से निकाल सकते हैं, विच कम्स आउट टू बी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहां पर लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट कंडक्टर। बच्चों फिर से बता रही हूँ, डेरिवेशन हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं कुछ गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। और सबसे मजे की बात यह है कि इस सेक्शन में हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे जो एंट्रेंस एग्जाम्स में, जैसे कि जेई IIT के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। और आपको देख के बड़ा मजा आएगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टोटली कॉन्सेप्चुअल होते हैं, मतलब उसमें कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना होता है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो आप उन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो कुछ मजेदार क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलो अब फाइनली हम आ गए हैं न्यूमेरिकल टाइप 4 में, जिसके अंदर हमारा ये प्रॉब्लम नंबर 8 है ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज L इज 5। ठीक है, if the edge of the cube is made 2L and the charge enclosed is halved, its value will be। तो हमने गॉस लॉ से क्या सीखा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि साफ साफ गॉस लॉ से हमें क्या दिखता है कि जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, वो चार्ज पे तो डेफिनेटली डिपेंड करता है, बट वो एज लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्यूब का एज L है कि 2L है कि 5L है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है चार्ज एनक्लोज्ड से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चार्ज एनक्लोज्ड को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। चूंकि चार्ज एनक्लोज्ड को हाफ कर दिया तो फाई क्या हो जाएगा, वो भी हाफ हो जाएगा। कैसे, देखो जो नया फाई डैश होगा, जो नया इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, Q बाई 2 बाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 1 बाई 2 Q बाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 1 बाई 2 ऑफ 5। तो यानी कि जो नया वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज हाफ ऑफ द पुराना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A disk of radius 0.10 meter is oriented with its normal unit vector n cap at 30 degree to a uniform electric field E of magnitude 2 into 10 to the power 3 Newton per coulomb. Since this isn't a closed surface, it has no inside or outside. That's why we have to specify the direction of n cap in the vector. ऐसे भी हमें पता है राइट, जब भी हम फ्लक्स की बात करते हैं तो एरिया वेक्टर कम्स इनटू पिक्चर। एरिया वेक्टर बोले तो क्या, नॉर्मल टू द एरिया, राइट। सो द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द एरिया। जैसे देखो यहाँ पर ये जो डिस्क है वो डिस्क तो ऐसे है, डिस्क का एरिया तो ये वाला है, दिस इज द एरिया ऑफ द डिस्क। बट जब हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं सो दिस इज बेसिकली यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू दिस डिस्क। ठीक है, अब हमें क्या पता है, व्हाट इज फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, E cos थीटा, E डॉट A से डिफाइन करते हैं, जहां पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, A क्या है, एरिया, और थीटा क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो एरिया वेक्टर क्या है, एरिया से जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल जो कि यहाँ पर 30 डिग्री है। ठीक है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं फ्लक्स। सो दिस इज माई फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 into 10 to the power 3। एरिया कितना दिया हुआ है, डिस्क का रेडियस दिया हुआ है 0.10 मीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर।
सो दैट इज, तो इसका एरिया ऑफ द डिस्क क्या हो जाएगा, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर. सो पाई इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 0.10 का होल स्क्वायर. तो एरिया विल कम आउट टू बी 0.0314 मीटर स्क्वायर. तो ये वाले एरिया की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर 0.0314 और कॉस थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, सो कॉस 30 डिग्री. तो इसे कैलकुलेट करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 54 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया. अब देखते हैं सेकेंड पार्ट. व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द डिस्क इफ इट इज टर्न्ड सो दैट एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ई. अब अगर एन कैप को मैंने ई के परपेंडिकुलर कर दिया कुछ इस तरीके से, तो उस केस में मेरे थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री. कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0. सो देयरफॉर फाई क्या हो जाएगा, 0. तो ऑप्शन बी भी हो गया. अब थर्ड सिनेरियो देखते हैं, सी, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. व्हाट इज द फ्लक्स इफ थ्रू द डिस्क इफ एन कैप इज पैरेलल टू ई, यानी कि इस केस में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1. सो देयरफॉर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई ए, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.0314 विच इज इक्वल टू 63 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब. चलो बच्चों देखते हैं एक और आखिरी क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ. और ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस 2004 में. कंसिडर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर. ठीक है, ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है और इस तरीके से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है. व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्फेरिकल सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से होगा. अब यहाँ पर बच्चे अधिकतर मिस्टेक्स करते हैं, पता है क्यों, क्योंकि बच्चों के दिमाग में रहता है जैसे ही फ्लक्स आया, जैसे ही गॉसियन सरफेस आया, सो तुरंत दिमाग में क्या आ जाता है, गॉस लॉ. ठीक है, और गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ये सबको एकदम दिमाग में सेट रहता है, राइट. और ये लॉ क्या कहता है कि जो गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स जो है किस पे डिपेंड होता है, चार्ज एनक्लोज्ड में. तो बच्चे तुरंत कह देते हैं कि इट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस. और ये गलत हो जाता है. क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर यार सिर्फ फ्लक्स की बात तो हो ही नहीं रही है, राइट. यहाँ पर बोल रहे हैं कि ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते टाइम क्वेश्चन को फ्रेम ऐसे किया गया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए. लास्ट में पूछा गया क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू, मतलब फ्लक्स किसके वजह से होगा वो तो पूछा ही नहीं गया है. पूछा गया है कि भैया हम फ्लक्स कैलकुलेट करने बैठे हैं, आप ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी चार्जेस की वजह से होगा, करेक्ट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज नथिंग टू डू विथ ओनली द चार्ज एनक्लोज्ड, है ना. तो इसीलिए जब हम जब फ्लक्स निकालते हैं तो उसमें चार्ज एनक्लोज्ड का रोल आता है. तो अगर हम यहाँ पर लेट्स से अगर हम फ्लक्स की बात करते तो हम कहते कि फ्लक्स किसके वजह से होगा, सिर्फ चार्ज एनक्लोज्ड की वजह से होगा. और एनक्लोज्ड चार्जेस यहाँ पर क्या है, प्लस Q1 माइनस Q2. सो नेट एनक्लोज्ड चार्जेस 0, तो उस केस में फ्लक्स यहाँ पर 0 हो जाएगा. लेकिन जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं देन इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑल दीज चार्जेस. प्लस Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सिर्फ Q2 नहीं, ओनली द पॉजिटिव चार्जेस नहीं, ऑल द चार्जेस यस. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो बच्चा पार्टी, मुझे उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो आपको यूजफुल ज़रूर लगा होगा. तो अब आपको क्या करना है, अब इतने वैरायटी के हर टाइप के न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए, तो अब आपकी बारी है कि आप अपने टेक्स्ट बुक से ढेर सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. एंड किस तरीके से सॉल्व करोगे, पहले आसान वाले, उसके बाद थोड़े डिफिकल्ट वाले और उसके बाद ज़्यादा डिफिकल्ट वाले. तो ये स्टेप बाय स्टेप एटीट्यूड से ही आप धीरे धीरे जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ना बिल्कुल माहिर हो जाओगे. ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट्स हुए हैं क्रिस्टल क्लियर ऑन फिजिक्स न्यूमेरिकल सॉल्विंग, तो डेफिनेटली कमेंट्स पे ज़रूर लिखो कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर. और मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे ही शानदार धमाकेदार वन शॉट वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय.